खबर यह है कि अब किसानों पर बंदूकों का इस्तेमाल हो रहा है। अकूस्टिक हथियार तैयार है जिससे लोगों के कान के पर्दे फाड़ सके सरकार। आधुनिक ड्रोन से टीयर गैस शेलिंग हो रही है फार्मर्स के ऊपर, और यह सब शंभू बॉर्डर पर हो रहा है। धीरे धीरे सरकार की बर्बरता आम बात हो रही है। अभी 2024 का चुनाव है, किसान कहीं दिल्ली पहुंच गए गलती से तो अमृतकाल का जो माहौल है वो जरा खराब हो जाएगा। आपको फर्क पड़े या ना पड़े, आप किसानों को खालिस्तानी माने या ना माने, लेकिन कम से कम यह खबर आप तक पहुंच तो रही है। नहीं गोदी मीडिया से नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास यह खबर तो पहुंच रही है। लेकिन अब यह भी बस कुछ ही दिनों की बात है, उस पर भी एक मास्टर स्ट्रोक होने वाला है। शायद 2025 में अगर फिर से एमएसपी को लेकर एक फार्मर प्रोटेस्ट 3 होता है तो आप तक खबर भी नहीं पहुंचेगी। फिर पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, कितने फार्मर्स मरे हैं या कितने आंसू गैस बरसाए गए, ये सब न्यूज आपके फीड से गायब हो जाएगा। गोदी मीडिया वैसे में ही ये विजुअल्स नहीं दिखाती है और तैयारी जारी है कि इंडिपेंडेंट मीडिया और सोशल मीडिया से भी ऐसे एंटी अमृतकाल दृश्य मिटा दिए जाएं और हर न्यूज चैनल पर और हर यूट्यूब चैनल पर बस ऐसे दृश्य दिखे। सुप्रीम लीडर की जय जयकार। न्यूज और इंफॉर्मेशन बांटने के हर प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट सेंसरशिप हासिल करने की चेष्टा चल रही है। एक डिजिटल तानाशाही जहां सवाल पूछना पॉसिबल ही ना हो। और यहां हम जैसे बुद्धू हैं, देशभक्त का तो टैगलाइन है, क्वेश्चन एवरीथिंग, हक से सवाल पूछो। किससे पूछो? चलो भाई एडिटर, समय आ गया है, आए लैपटॉप उठा के अब चलते हैं। अब यही फकीरी के दिन हमारे आ गए। काश ये सब में जो कह रहा होता वो क्लिकबेट होता, लेकिन अगले 1 साल में ही हो सकता है इट कुड बी द एंड ऑफ द देशभक्त। इसके बावजूद कि पिछले 5 सालों में हमने एक भी रूल नहीं तोड़ा, ऐसा कोई एक टैक्स नहीं होगा जो हमने नहीं दिया। यह होगा जब 3 नए काले कानून लागू किए जाएंगे। कृषि वाले काले कानून नहीं, ये डिजिटल वाले काले कानून है। 700 से ज्यादा जाने गई किसानों की, लेकिन उन्होंने तो ये कृषि के 3 काले कानून वापस करवा लिए, फार्म लॉज वापस करवा लिए, लेकिन ये डिजिटल काले कानून रोकने के लिए अनफॉर्चुनेटली कोई है नहीं। लेकिन चेष्टा यह है कि कम से कम आपको पता तो चले क्या हो रहा है, क्योंकि ठीक इलेक्टोरल बॉन्ड्स की तरह इसे भी इतनी शातिर तरीके से लाया जा रहा है कि फ्री स्पीच, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का दम तोड़ा जाए, उसको घोटा जाए और किसी को पता ना चले। और जब तक पता चलेगा, मैंने 5 साल बाद जब सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये 3 काले कानून हैं ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल, टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। देशभक्त पर हमें हमेशा से ही पता था कि हमारे दिन तो गिनती के हैं। जैसे कि राजेश खन्ना जी कह गए हैं, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर सुप्रीम लीडर के पास है। कब कौन उड़ जाएगा ये तो सिर्फ सुप्रीम लीडर को ही पता है। और सुप्रीम लीडर को सवाल पूछने वाली मीडिया तो खासकर नापसंद है, आम चूसने वाले सवाल को छोड़कर। मगर शायद हमें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप जैसे आम नागरिक के ऊपर भी इस तरीके की बर्बरता होने वाली है, आपके ऊपर भी इस लॉ की गाज गिरने वाली है। आपके सोशल मीडिया फीड पर भी सरकार कंट्रोल रखेगी। कुछ इंस्टा ट्विटर पर गलत पोस्ट कर दिया तो आपके बायोमेट्रिक डेटा से आपको ढूंढ लिया जाएगा और आपके व्हाट्सएप चैट्स तक ओपन कर दिए जाएंगे। आपकी इंटरनेट सर्च हिस्ट्री भी सरकार पता रखेगी। एडिटर तो उसी से ज्यादा परेशान है ना। हाँ बेटा, इंटरनेट सर्च हिस्ट्री। अमृतकाल का तो पता नहीं, लेकिन एक डिजिटल तानाशाही का युग अब हम उसमें प्रवेश कर रहे हैं, जहां सुप्रीम लीडर का पहरा हर जगह होगा और आपकी और हमारी वॉल्यूम होगी 0 पर। कैसे जानते हैं? शुरुआत करते हैं ब्रॉडकास्ट बिल के साथ। आईएनबी मिनिस्ट्री ने 10 नवंबर 2023 को यह बिल रिलीज किया। मिनिस्ट्री चाहती है कि ब्रॉडकास्ट बिल 1995 के जो केबल एक्ट है वो इसे रिप्लेस करे। अब नई टेक्नोलॉजी है, नया कानून है, नया इंडिया है, पर सोच वही पुरानी वाली है कि सरकार हर चीज को कंट्रोल कर सके। आम नागरिक अपने टीवी स्क्रीन पर या अपने मोबाइल फोन पर क्या देखे वो सरकार तय करे। डेमोक्रेसी में इंफॉर्मेशन एक सुपर पावर होती है और सारी की सारी ये जो फोटोशूट्स हैं, ये जो ट्रिप्स हैं, ये धरी की धरी रह जाएंगी। आईटी सेल कुछ नहीं कर पाएगा अगर लोगों के पास सही इंफॉर्मेशन पहुंच गई। केबल एक्ट में एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम कोड होता है। अगर आपको टीवी पर कुछ दिखाना है तो आपको इन रूल्स का पालन करना पड़ेगा। रूल्स के मुताबिक अगर आपने गुड टेस्ट या डिसेंसी को ऑफेंड कर दिया
या फ्रेंडली नेशंस को क्रिटिसाइज कर दिया या हाफ ट्रूथ्स या किसी ऑब्सीन चीज को दिखा दिया, तो आपके ब्रॉडकास्ट राइट्स का खत्म, टाटा गुड बाय। अब ये हाफ ट्रूथ्स क्या है, ऑब्सिनिटी क्या है, ये कोई रैंडम सरकारी अफसर डिसाइड करता है। यानी सरकार को जो इनकन्वीनियंट लगे उसे वो हाफ ट्रूथ बोल दे, उसे वो ऑब्सीन बोल दे। आज डिजिटल चैनल्स, यूट्यूब इतनी पॉपुलर इसलिए हैं क्योंकि लोग उस पर खुल के बोल सकते हैं। लॉ के दायरे में ही बोलना पड़ता है तब भी, लेकिन बिना किसी एक्सेसिव कंट्रोल, बिना किसी लाइसेंस राज, बिना किसी बाबू से परमिशन लिए। लेकिन ये तो प्रॉब्लम है ना सरकार के लिए, और इसीलिए नया ब्रॉडकास्ट बिल, जिसके क्लॉज 19(1) के तहत ये प्रोग्राम कोड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी लाया जा रहा है, और क्लॉज 21 जिसके तहत डिजिटल मीडिया पर भी यह लागू होगा। और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए इन बिल्स में एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी मैंडेटरी कर दिया गया है, वही पुराना वाला लाइसेंस राज की प्रथा। कंटेंट बनाने के लिए भी बाबू से परमिशन लेना पड़ेगा। पुराने जमाने में हम डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट फॉर्म जमा करते थे, आज के जमाने में हम आधार भरेंगे, डिजिटल बायोमेट्रिक्स भरेंगे, लेकिन मकसद वही है, सरकार का फुल कंट्रोल। रूल तोड़ा तो लाइसेंस रद्द, धंधा बंद। इस डर से सारे प्लेटफॉर्म खुद से ही सेंसरशिप करने लगे हैं। आज भी यह होना शुरू हो गया है, अब रफ्तार और तेज हो जाएगी। देखिए, सबसे अच्छा सेंसरशिप क्या होता है? सेल्फ सेंसरशिप, जहां सरकार को बस थोड़ा सा डराना है, बाकी आप खुद ही करने लगते हो, और फिर अल्टीमेटली आपकी सोच भी ना वैसी बन जाती है। मन में भी कोई ख्याल आएगा ना, आप बोलोगे चुप 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 चुप, ऐसी बातें मत सोचो। तो अगर किसी ओटीटी शो ने ज्यादा गाली गलौज कर दी, हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी दिखा दी, या गलती से सुप्रीम लीडर की सरकार पर कोई सवाल उठा दिया, तो ओटीटी शो नहीं, ओटीटी प्लेटफॉर्म का ही खत्म, टाटा गुड बाय। जिस तरीके से आज के डेट में बॉलीवुड को एक प्रोपेगेंडा इंडस्ट्री बनाने की कोशिश चल रही है, ठीक वैसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी अब यही होने वाला है। कटिंग एज शोज, एक्सपेरिमेंटल कंटेंट भूल जाओ, अनुपम खेर, परेश रावल और कंगना का ही राज होगा। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि एज अ पनिशमेंट आपको कंगना की पिछले 10 फ्लॉप्स एक साथ रो में दिखाई जाएंगी। अच्छा दीदी गुस्सा मत हो, वो तो मैं मजाक कर रहा था। हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन अगर आपके कोई सपने में भी हार्ड हिटिंग डॉक्यूमेंट्री बनाने का ख्याल हुआ हो या अब देखने का ख्याल हो, तो वो सपना छोड़ दीजिए, क्योंकि आज हार्ड हिटिंग डॉक्यूमेंट्रीज ओटीटी हाथ भी नहीं लगाना चाहती है। अगर शॉर्ट फिल्म बनाए तो ध्यान रखिए कि कहीं उसमें लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बात ना हो। क्या पता डिसेंसी ऑफेंड हो जाए किसी बाबू की, और हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारी डिसेंसी लेवल तो है ही नहीं, हमारा क्या होगा। शायद देशभक्त को भी सवाल पूछने की ये जो पुरानी गंदी आदत लगी हुई है उसे भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्लॉज 21 के हिसाब से कोई भी व्यक्ति जो न्यूज, करंट अफेयर्स प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करता हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, वेबसाइट हो, सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी यानी यूट्यूब, ट्विटर के माध्यम से भी जो ब्रॉडकास्ट करता हो, उसको भी ये प्रोग्राम कोड फॉलो करना पड़ेगा। चलो भैया एडिटर, हो गया टाइम, अब इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। अब पहले पेट्रियन पे मांगते थे, अब सड़क पे मांगेंगे, दे 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 बाबा दे दे। एडिटर चल चल चल, अरे चल मेरे साथ, बता रहा हूं, यही है फ्यूचर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स का। यानी इंडिपेंडेंट मीडिया ने अगर कोई सवाल पूछ लिया तो सरकार को जो अगर पसंद नहीं आया तो सरकार हमारी वीडियो ब्लॉक कर सकती है। बाय द वे, लीगली बोल दूं, यहां कुछ इलीगल काम नहीं हो रहा है, ये सब लीगली होगा, और भारी फाइन भी लगा सकती है, जेल भी हो सकती है, और जेल नहीं भी हो, फाइन और केस में डील करते करते कोर्ट के चक्कर ही चक्की पिसिंग एंड पिसिंग ऑफ द कोर्ट हो जाएगा। और क्या पता कोर्ट इंडिपेंडेंट मीडिया के हक में फैसला करे या ना करे। यहां तो सुप्रीम कोर्ट लोगों को सालों से बेल नहीं दे पा रही है हमारी क्या औकात है। शायद इसीलिए डाला गया है क्लॉज 31, जिसके तहत किसी भी ऑथराइज सरकारी अफसर को अगर लगे कि किसी संस्था ने प्रोग्राम कोड का उल्लंघन किया है, तो उसके दफ्तर जाके, एंड आई कोट, ही मे सीज द इक्विपमेंट। आपने सही सुना, बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के कोई भी हमारे इक्विपमेंट आकर उठा के ले जा सकता है। लैपटॉप, कैमरा, क्या पता एडिटर का मोबाइल फोन। यार एक तो अच्छा सा लैपटॉप लिया था ईएमआई पर, उसको भी देना पड़ेगा, और अगर वो ले गए तो ईएमआई तब भी भरना पड़ेगा, जबकि लैपटॉप नहीं है। सरकार का मकसद सिंपल है, सवाल पूछने वाली इंडिपेंडेंट मीडिया के सर पर रेगुलेशन का इतना बड़ा तलवार लटका दो कि वो बिना कोर्ट के ऑर्डर इक्विपमेंट जब्त कर ले, आप पर केस कर दे। अब हम कोई बड़े पूंजीपति तो है नहीं कि बार बार इक्विपमेंट खरीदेंगे, और ना हम चैनल खरीद सकते हैं, और ना हमारे पास बड़े बड़े लॉयर हैं।
ऐसा नहीं है कि रेगुलेशन नई बात है, इंडिपेंडेंट मीडिया को इसकी खूब आदत पड़नी शुरू हो चुकी है। सरकार की कोशिश और ज्यादा रेगुलेशन और ज्यादा पनिशमेंट और ज्यादा आपको पेपर वर्क में फंसाना है। हाल ही में कैरावैन ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट निकाली कि जम्मू के पूंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। इस इलाके में वहां एलिजिडली इंडियन आर्मी ने एक ब्रूटल तरीके से एक इनोसेंट सिविलियन को टॉर्चर किया और कुछ इंस्टेंसेस में तब तक टॉर्चर किया जब तक वो सिविलियन की मौत नहीं हो गई। टॉर्चर का एक वीडियो क्लिप भी बाहर आया, उस पर खूब हंगामा भी हुआ। याद रखिए, एक डेमोक्रेसी में कोई भी इंस्टीट्यूशन सवाल से ऊपर नहीं होता है, इसीलिए आर्मी में भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है। इस केस में आर्मी ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई, जो अफसर इन्वॉल्व था उसको ट्रांसफर भी किया, रक्षा मंत्री ने पीड़ितों को जस्टिस का वायदा भी दिया। तब भी, इतना कुछ होने के बाद भी आईएनबी मिनिस्ट्री ने कैरावैन को ऑर्डर दिया कि मैगजीन से इस आर्टिकल को हटा दिया जाए। शायद ऐसा ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन कंट्रोल बाकी हिंदुस्तान के ऊपर भी अब आने वाला है। कुछ हफ्तों पहले जब पटना में रेलवे एस्पिरेंट्स ने जॉब वैकेंसीज को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट किया, तो सरकार ने यूट्यूब से कहा कि प्रोटेस्ट की सारी वीडियोस हटा दी जाएं और इस प्रोटेस्ट को वायरल ना होने दिया जाए, वीडियोस को हटा दिया जाए। टेलीकॉम एक्ट के क्लॉज 20 के तहत और भी ऐसी इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल करने की पावर देती है सरकार को। इस क्लॉज के मुताबिक सरकार किसी भी मैसेज को या किसी भी टॉपिक को, जी आपने सही सुना, किसी भी टॉपिक के बारे में चल रहे मैसेजेस को सस्पेंड कर सकती है। यानी ट्विटर से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से सरकार अगर चाहे तो बोले मणिपुर के बारे में, शंभू बॉर्डर में जो हो रहा है उसके बारे में सारे के सारे मैसेजेस हटा दिया जाए, सारे के सारे वीडियोस हटा दी जाए, पूरा का पूरा टॉपिक दबा दिया जाए। यहां एक इंसान की बात नहीं हो रही, एक मैसेज की बात नहीं हो रही है, पूरे के पूरे एक टॉपिक के बारे में बात हो रही है। कल आप जैसे नागरिक को एजुकेशन या हेल्थ केयर के ग्राउंड्स पे रियलिटी अगर जाननी हो तो शायद आप जान ही ना पाए। और अगर आपके साथ कुछ अन्याय हुआ, आप सड़क पर उतरे गलती से, आप पर लाठी चली या पैलेट गन चली, किसी को पता नहीं चलेगा। इनफैक्ट इस बार सरकार ने ऑलरेडी फार्मर लीडर्स, एक्टिविस्ट और कुछ जर्नलिस्ट का ट्विटर अकाउंट इंडिया से सस्पेंड कर दिया, और इतनी भारी तादाद पर सस्पेंड कर दिया कि ट्विटर भी उठकर बोला, भाई ये हमारे लिए भी शॉकिंग है, थोड़े बहुत करते थे। उन्होंने ऑफिशियली एक रिपोर्ट निकाला कि हम इस बात से सहमत नहीं हैं, आपने बोला है सस्पेंड करो तो हमें करना पड़ रहा है, लेकिन इस बात से हम सहमत नहीं है। वाह मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और इसीलिए देशभक्त पर हम नॉर्ड वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं कि जब भी सरकार किसी ट्विटर अकाउंट को इंडिया में विथहोल्ड कर लेती है तो नॉर्ड वीपीएन का इस्तेमाल करके हम वेबसाइट या ट्विटर हैंडल को एक्सेस कर सकते हैं। पता तो लगाएं कि भाई उसमें ऐसा लिखा क्या है। तो बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग बिल की डेफिनेशन से हर इंसान जो यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता है, वो इस बिल और इस रेगुलेशन के अंदर आ जाता है। अगेन मैंने कहा ना, कॉम्प्लिकेटेड सिंपल। यानी अगर आप इंस्टाग्राम रील पर एक सवाल पूछते हो और रील वायरल हो जाता है तो आप पर भी वायलेशन का चार्ज लग सकता है, पुलिस आपका घर भी पहुंच सकती है, लैपटॉप आपका, मेरा नहीं, आपका भी जा सकता है। सरकार चाहती है कि आप सवाल पूछने से ही परहेज करें ना। सिटीजन जर्नलिस्ट बनने की क्या जरूरत है, आवाज उठाने की क्या जरूरत है। लेकिन गब्बर ने तो कहा था कि जो डर गया वो मर गया, और शायद सरकार यही चाहती है, एक डरी, एक मरी हुई जनता जो बस बकरी की तरह मिमियाए, और जहां खूंटे में बांध दे सरकार वहीं बंधे रहे। और न्यूज और करंट अफेयर्स के अंदर तो कुछ भी आ सकता है। याद है ना, पॉलिटिक्स इज इन योर पैंट्स, पॉलिटिक्स इज इन योर शर्ट्स। आपने कुकिंग शो के अंदर बढ़ती महंगाई के बारे में बात कर दिया, उसको कुछ कह दिया, आप पर भी खतरा हो सकता है। किसी गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं, पेट्रोल के दाम के बारे में आपने बात कर दी, आप पर भी खतरा हो सकता है। अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के एक डेफेमेशन केस में यह कहा कि रीट्वीटिंग भी क्रिमिनल डेफेमेशन के दायरे में आता है, खासकर कि जब आपकी रीच ज्यादा है, क्योंकि रीट्वीटिंग लोग इंडोर्समेंट समझते हैं। तो अगर गलती से आपने कोई, आपके ट्वीट को या रीट्वीट को ज्यादा रीच मिल गई, तो शायद एक रीट्वीट के लिए आप अंदर हो जाए। चलो भाई एडिटर, कल से ट्विटर भी छोड़ो, त्याग दो, सब पहाड़ों में चलते हैं। अब कोर्ट्स के वायलेशन के लिए एक लंबा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। इतना ध्यान में रखिए कि रेगुलेटरी बॉडी से कंप्लेंट कोई भी कर सकता है। कोई भी रैंडम ऑनलाइन ट्रोल जाकर कह सकता है कि भाई मेरी डिसेंसी ऑफेंड हो गई या इसने देश के खिलाफ कुछ बोल दिया है। फिर आपको इस कंप्लेंट को सीरियसली लेना होगा और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीडिंग में फंसना होगा। हमारा काम अब हो जाएगा, अरे कंटेंट बनाना छोड़ो, ट्रोल्स पर प्रेम कहानी लिखो, उन्हें समझाओ। नहीं, हमारे कहने का यह मतलब था। और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं, आपको उनको जवाब देना पड़ेगा। और ये जो टॉप लेवल कमिटी है जो ये कंप्लेंट्स देखेगी हम लोग जैसे क्रिएटर्स के खिलाफ, ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल, उसका गठन यूनियन सरकार करेगी, यानी जो बीजेपी सरकार है वो करेगी।
जिस तरीके से आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू इंफॉर्मेशन को खतरा है, उसी तरीके से आपकी प्रिवेसी को भी खतरा है। टेलीकॉम एक्ट के क्लॉज 37 और क्लॉज 29 के मुताबिक हर यूजर को अपने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को वेरीफाइबल बायोमेट्रिक बेस्ड इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी और कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन या फॉल्स आइडेंटिटी नहीं दे सकते। फोन और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो पहले बायोमेट्रिक डेटा दो अपना, यानी सरकार और कुछ पूंजीपतियों के पास आपकी सारी बायोमेट्रिक डेटा उनके पास मौजूद होगी। और यह कांड बाय द वे कार सेल्स में ऑलरेडी हो चुका है, जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने आपके और हमारे कार परचेज के डेटा, आपने गाड़ी कब खरीदी, कौन सी खरीदी, किस कलर की खरीदी, यह सारा प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर को बेच दिया करोड़ों रुपए में। इसका इंप्लीकेशन यह है कि कोई भी विसल ब्लोअर, कोई सरकारी करप्शन स्कैम, रियल एस्टेट स्कैम एक्सपोज करना भी चाहे तो वो अपनी आइडेंटिटी अनोनिमस रखना बहुत मुश्किल होगा। उसका डाटा सरकार के पास मौजूद है, सरकार उसको ढूंढ निकालेगी, उसका बायोमेट्रिक्स यूज कर लेगी। सिर्फ यही नहीं, टेलीकॉम एक्ट के क्लॉज 22A के मुताबिक यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट के पास यह पावर भी है कि कोई भी पब्लिक सेफ्टी या किसी भी मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकती है पब्लिक सेफ्टी के नाम पर, और सरकारी अफसर को यह मैसेज इंटेलिजिबल फॉर्मेट में पढ़ने का हक है। माने अगर मैसेज इनक्रिप्टेड है तो प्लेटफॉर्म को डिक्रिप्ट करके देना होगा। अब आप सोचते हैं कि आपका व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड है, तो यह भी सुन लीजिए, क्लॉज 19F के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, यानी आपके पर्सनल मैसेजेस पर ताला किस प्रकार का होगा, चाबी किस शेप का होगा, यह सुप्रीम लीडर तैयार करेंगे। अभी तक तो सरकार ने कोई इंक्रिप्शन नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, पर अभी तो लॉ बने सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं। अगर 2024 का चुनाव हो जाता है, आएंगे वही हो जाता है, तो शायद यह मास्टर स्ट्रोक बहुत जल्द खेला जाएगा। सरकार को अगर कोई इंटरसेप्टेड व्हाट्सएप मैसेज इंटेलिजिबल बनाना है तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन खत्म करना पड़ेगा। इसका नतीजा सिर्फ सरकारी सर्वेलेंस नहीं है, कोई भी हैकर, कोई भी आईटी सेल वाला बंदा आपके मैसेजेस, आपके बच्चों के मैसेजेस हैक कर सकता है, लीक कर सकता है, ब्लैकमेल कर सकता है, रिवेंज कर सकता है। तो अगर आप एंड टू एंड इंक्रिप्शन हटाते हो तो इसका पूरे सोसाइटी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। पहले आरटीआई एक्ट में यह था कि किसी भी सिटीजन का पर्सनल डेटा मांगा जा सकता है अगर वो डेटा पब्लिक इंटरेस्ट में है। यानी सिंपल भाषा में, अगर किसी पॉलिटिशियन का कोट कितने रुपए का है तो पब्लिक ऑफिशियल या बिल्डर के पास कितने एसेट्स हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम निकाल सकते थे। लेकिन अब अंडर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये क्लॉज 44(3) के द्वारा ये पब्लिक इंटरेस्ट का जो एक्सेप्शन है उसे हटा दिया गया है। तो अब लोगों को, अफसरों को, नेता टाइप लोगों को एक्सपोज करना और भी मुश्किल हो गया। पर हां, उल्टा देखिए, क्लॉज 17(2) के तहत कोई गवर्नमेंट बॉडी जिसको स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, वो इस डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के प्रोविजन से एग्जेम्प्ट है। वो जनता का डेटा पोजेस कर सकता है, लेकिन उसको अपना डेटा किसी को नहीं दिखाना है। सरकार ने पब्लिकली अवेलेबल डेटा स्क्रैपिंग को भी इलीगल नहीं करार किया है, यानी कोई भी आईटी सेल लार्ज लेवल पर लोगों का ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम डेटा, पब्लिक डेटा, उसको कलेक्ट कर सकता है, उसे प्रोसेस कर सकता है, उसे इस्तेमाल कर सकता है। अब किस चीज के लिए, यह तो देखना पड़ेगा। इस पर डिजिटल एक्सपर्ट्स ने आशा जताई है कि इसमें गलत है, लेकिन फिर न्यू इंडिया है, एक ऐसी डिजिटल तानाशाही जहां सरकार और उनके पूंजीपति दोस्त के पास आपके बायोमेट्रिक डेटा अवेलेबल होगा, जहां इंक्रिप्शन तो आईटी सेल हैकर फ्रेंडली बनाया जाएगा, पर सरकार और पूंजीपतियों से आरटीआई आप नहीं कर सकते हो। उनकी प्राइवेसी आपकी और हमारी राइट्स और प्राइवेसी, वो मजाक है। और अगर आपने इस अत्याचार पे या किसी और अत्याचार पे वीडियो बनाने की हिमाकत की तो भैया कुछ रीट्वीट कर दिया तो लॉ का डंडा आपके ऊपर पड़ेगा। यानी इक्विपमेंट आप अपना बचाओ तो सवाल पूछना छोड़ दो, प्राइवेसी बचाना चाहते हो तो इंटरनेट और व्हाट्सएप छोड़ दो। इस डिजिटल इंडिया में प्राइवेसी एंड राइट्स ऑफ सिटीजंस का कोई ज्यादा स्कोप नहीं है। अगली बार जब रात को थक हार कर आप यूट्यूब पर देशभक्त का लेटेस्ट वीडियो देखने आओ तो शायद आपको वीडियो अनअवेलेबल दिखाई दे, लाठी हम पर पहले चलेगी, पर आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट मत रहिए, क्योंकि उसके बाद बारी आप ही की आएगी और तब आपके पक्ष में बोलने वाला ज्यादा कोई नहीं रहेगा। बेचारे स्टूडेंट्स के साथ आजकल ऐसा ही हो रहा है, इतने सारे स्कैम्स हो रहे हैं एंट्रेंस टेस्ट को लेकर, लेकिन नेशनल लेवल पर एक स्टूडेंट लीडर नहीं है उनकी आवाज सुनने के लिए, उनकी पुकार सुनने के लिए, उनके डिमांड्स सरकार के सामने रखने के लिए। और इस सब का सोल्यूशन अगर आप मुझसे पूछो तो बहुत आसान है। आपको ये अपनी आंखें खोलनी है, 2 फैक्ट्स देखनी है और 3 सवाल पूछने हैं। थोड़ा प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको एक चैलेंज दिया था और वो चैलेंज आप लोग ने ऑलमोस्ट पूरा कर दिया है इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते समय, और उसमें जो मैंने प्रॉमिस किया वो भी करूंगा।
लेकिन इस बार चैलेंज नहीं दे रहा हूं, एक रिक्वेस्ट दे रहा हूं। डिजिटल के माध्यम से बहुत अच्छा काम हो रहा है, एक्टिविज्म, पत्रकारिता। आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के डेट पर जाकर एक चैनल को आप जाकर सब्सक्राइब कर दो। मैं फंडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक किसी भी अपने मनपसंद चैनल को जो अच्छा काम कर रहा हो उसे सब्सक्राइब कर दो। लोगों के लिए मैटर करता है। हमारा चैनल पसंद है तो अच्छी बात है, उसे सब्सक्राइब कर दो। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जैसी डिजिटल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप जाकर उन्हें सब फंड कर सकते हैं या उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं। उनके आर्टिकल्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे देके रखे हैं। कुछ भी करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमें, किसी और को अगर हमारी शक्ल पसंद नहीं है, लेकिन चुप मत बैठिए।